नमस्कार दोस्तों। हमने बीएससी एग्रीकल्चर का जो कोर्स है वो स्टार्ट कर दिया है बीएचयू वर्ल्ड पर। और आप लोग बीएचयू वर्ल्ड से जो लोग भी जुड़े हैं पहले से, उनका काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ रहा है और काफ़ी आप लोग की अलग अलग तरह की मांगे आ रही हैं। तो जो लोग नहीं जुड़े हैं, कोर्स में एनरोल नहीं है, वो भी हो जाएं। इसी के साथ एक प्रश्न बार बार कमेंट्स में पूछा जा रहा है ये चीज़ की एग्रीकल्चर में स्कोप क्या है। स्कोप के बारे में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इसीलिए हमने सोचा है कि उन लोगों के जवाब देने के लिए और नए लोगों को जोड़ने के लिए हम एक नया वीडियो तैयार करें जिसमें कि एग्रीकल्चर में क्या क्या स्कोप है। खास तौर से अगर आप बीएससी एजी बीएचयू से करते हैं तब आपको कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी, क्या क्या लाभ आपको मिलेंगे, उनके बारे में ये वीडियो आपके लिए उपलब्ध कराया गया है। बात करते हैं बीएचयू में अगर आप बीएससी एजी करते हैं तो आपको क्या क्या लाभ होंगे एज कंपेयर टू दूसरी यूनिवर्सिटी। उसके अलावा बीएससी एजी का कोर्स का अपना एक इंपोर्टेंस धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अगर आप बात करें 2015 में, सन 2015 में बीएचयू के एंट्रेंस के लिए करीब 35,000 फॉर्म डाले गए। 35,000 फॉर्म डाले गए। उसके बाद अगर हम बात करें 2018 में, 2018 महज कितना साल हुआ आप देख लीजिए, महज 3 साल का फर्क है। यहाँ पर 3 वर्ष के फर्क में यहाँ पर 70,000 से ज्यादा फॉर्म यहाँ पर डाले गए। ये चीज साफ साबित करती है कि एग्रीकल्चर का इंपोर्टेंस कितना बढ़ता जा रहा है वक्त के साथ। अब क्योंकि एग्रीकल्चर का इंपोर्टेंस बढ़ रहा है तो लोग ज्यादा अवेयर हो रहे हैं, कॉम्पिटिशन भी बढ़ रहा है। इस चीज से आप वाकिफ रहें। पर एग्रीकल्चर का इंपोर्टेंस बढ़ क्यों रहा है? एक तो ये चीज है कि एग्रीकल्चर में नई जॉब निकलती जा रही हैं अलग अलग सेक्टर्स में, तो हम उन्हीं को डिटेल में हम यहाँ पर बात करेंगे। और चूंकि दौर ऐसा है कि जब नौकरी मिलना बहुत मुश्किल होता है। इसके अलावा अगर आप कुछ बेहतर करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, तो उसकी भी अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर पूरी हैं। तो उसी चीज को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला सेक्टर जो है, जो एग्रीकल्चर में आप आने के बाद यहाँ पर पा सकते हैं, वो है रिसर्च एंड एजुकेशन, जो कि किसी भी सेक्टर का एक सबसे खास पार्ट होता है, जो उसकी सेंटर में चीज होती है, वो है रिसर्च एंड एजुकेशन। ठीक है दोस्तों। तो एग्रीकल्चर में अगर हम बात करें रिसर्च एंड एजुकेशन की, तो रिसर्च एंड एजुकेशन में बीएससी एजी के बाद एक कोर्स होता है जेआरएफ का। उसके अलावा अलग अलग यूनिवर्सिटीज पीजी के लिए एंट्रेंस निकालती हैं, एंट्रेंस का एग्जाम होता है। तो उसमें अगर हम बीएचयू की बात करें तो बीएचयू में भी पीजी का प्रोग्राम उपलब्ध है, जिसमें 11 डिपार्टमेंट हैं और अलग अलग सब्जेक्ट्स यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री उपलब्ध है। इसके अलावा अगर हम बात करें आईसीआर लेवल पे, तो ऑल इंडिया एंट्रेंस का एग्जाम होता है, जिसमें कि अलग अलग विषयों से तैयारी की जाती है। इसमें एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, प्लांट साइंस, सोशल साइंस, टी हस्बेंड्री और भी सारे सब्जेक्ट है, एनिमल हस्बेंड्री, इंजीनियरिंग, स्टैटिस्टिक्स, सारे सब्जेक्ट में जो भी आपका मनपसंद सब्जेक्ट हो आप उसमें चुन सकते हैं और उसी फील्ड में आप पोस्ट ग्रेजुएशन करके और उसके बाद एसआरएफ या एआरएस, एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस या सीनियर रिसर्च फेलोशिप, उसमें आप आगे पढ़ाई कर सकते हैं। क्योंकि जब जेआरएफ की हमने बात की तो फिलहाल औसतन 8,000 रुपए पर मंथ अगर आप जेआरएफ से पोस्ट ग्रेजुएशन में दाखिला लेते हैं, अगर आप जेआरएफ से पोस्ट ग्रेजुएशन में दाखिला लेते हैं जेआरएफ के माध्यम से, तो और अगर आप टॉप 15 परसेंटाइल में आते हैं, ये चीज आप ध्यान रखिए, टॉप 15 परसेंटाइल में अगर आप आते हैं तो आपको 8,000 रुपए प्रति माह पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान फेलोशिप मिलेगी। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है रिसर्च एंड एजुकेशन में। इसके अलावा अगर आपका जेआरएफ क्लियर हो जाता है तो आप उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखें। चूंकि एआरएस है तो आपके पास अगर जेआरएफ आप कर रहे हैं तो बहुत कुछ प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं अवेलेबल। खास तौर पे हम बात करें तो सब लोग आईआरआई जाना चाहते हैं, आईआरआई है, एनडीआरआई है, एनडीआरआई करनाल, आईआरआई आपको पता है इसका मेन जो कैंपस है वो दिल्ली में। इसके अलावा बिहार में भी एक कैंपस है। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखें। एनडीआरआई है, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, बीएचयू अपने आप में एक बहुत बेहतरीन इंस्टीट्यूट है। तो इसके अलावा बहुत सारी जगह है जहाँ पे आप जा सकते हैं और रिसर्च एंड एजुकेशन में आपके लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद आप चाहें तो प्रोफेसर बन सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं और पीजी के बाद जॉब अपॉर्चुनिटी आप अगर दूसरे सेक्टर्स में भी जाना चाहते हैं तो आपको बेहतर रिस्पॉन्स और ज्यादा पे आपको मिलेगा। ठीक है दोस्तों,
तो ये तो हो गया रिसर्च एंड एजुकेशन की चीज, आप इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। दूसरा नंबर 2 पे अगर हम बात करें तो एक बहुत कॉमन चीज है जिसमें सभी लोग जाते हैं, जो सभी लोग जिसमें कर सकते हैं, तो वो चीज है हमारी सिविल। तो सिविल में भी दो तरह की आपको अपॉर्चुनिटीज है। एक तो वो जो सबसे कॉमन है यूपीएससी या फिर आपका स्टेट का पीसीएस सर्विस होती है, ठीक है, यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस, ठीक है दोस्तों, स्टेट पीएससी भी कहीं कहीं पे स्टेट पीएससी, कहीं पे पीसीएस बोला जाता है, ठीक है। अब जो कि दूसरी चीज है, एक होती है मिनी पीएससी। चूंकि यूपीएससी में ऐसी कोई एग्जाम अभी तक उपलब्ध नहीं है, जैसे कि इंजीनियरिंग में होता है कि इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस है ना, मेडिकल सर्विस होती है, उस तरह से इंडियन एग्रीकल्चर सर्विस तो नहीं होती, लेकिन बी ग्रेड ऑफिसर के लिए मैक्सिमम स्टेट्स में ये चीज उपलब्ध है। एक मिनी पीएससी करके एक प्रोग्राम होता है, मिनी पीएससी, ठीक है दोस्तों, मिनी पीएससी, जिसमें क्या होता है कि आपको एडीओ वगैरह, एसडीओ, पीएसडीओ, इस तरह की पोस्ट उसमें निकलती हैं, जो कि आपका बी ग्रेड ऑफिसर होता है, डिस्ट्रिक्ट में जो काम करता है, और वहां पर आपको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का हेड होता है, जो कि ये चीज आप ध्यान रखें। तो सिविल में भी काफी अपॉर्चुनिटीज हैं। अब रही बात यूपीएससी या स्टेट पीसीएस, इसके बारे में आप लोग ऑलरेडी बेहतर जानते हैं कि ये सभी लोग एंट्रेंस इसका दे सकते हैं, और उसमें अगर आप ऑप्शनल कोई भी कुछ भी ले सकता है, ठीक है, तो ऐसा आप बाध्य नहीं होते कि आप एग्रीकल्चर ही लें। तो सिविल का मामला ऐसा है कि इसमें केवल एग्रीकल्चर में नहीं बल्कि सभी लोगों को इसमें अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद हम बात करें मैनेजमेंट की, नंबर 3 पे आता है मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट का मामला ऐसा है, देखिए मैनेजमेंट में दो तरह की चीजें हैं। सबसे पहला तो एक एमबीए, नंबर 1 एमबीए। अगर आप एमबीए करना चाहते हैं तो आपको कैट का एग्जाम देना होगा, जो कि सभी लोग देते हैं, जो बीकॉम किया हुआ है या बीटेक किए हुए, सब लोग मैक्सिमम लोग उसका एग्जाम देते हैं जो ग्रेजुएट होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसमें काफी कंपटीशन होता है, लेकिन अभी अगर देखा जाए तो आईआईएम अहमदाबाद या उससे दूसरे आईआईएम्स हैं, वो उनको कुछ रिजर्व सीट होती है जो कि केवल एग्रीकल्चर वालों के लिए वो मांगते हैं। तो इस चीज में आप देखिए कि परसेंटाइल, काफी कम परसेंटाइल पे वहां पे सिलेक्शन हो जाता है। खासतौर से अगर आप बीएचयू में आते हैं तो बीएचयू वाले काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं मैनेजमेंट की फील्ड में एज कम्पेयर टू दूसरे कॉलेज वाले। तो ये चीज आप ध्यान रखें कि मैनेजमेंट में बीएचयू का काफी दबदबा है, इस चीज को आप ध्यान रखें। इसके अलावा अगर आपका एमबीए में थोड़ा सा हायर परसेंटाइल आपको चाहिए पड़ता है, स्कोर अबव 90, 95 इस तरह से, लेकिन अगर उससे थोड़ा कम भी आपका परसेंटाइल आता है तो एक और डिग्री होती है मैनेजमेंट की, एमए, मास्टर ऑफ एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, ठीक है दोस्तों, एमएबीएम, इसको एमएबीएम कहा जाता है, मास्टर ऑफ एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, जो कि एग्रीकल्चर में मैनेजमेंट की डिग्री होती है, जो कि बीएचयू से भी कराया जाता है। इसके अलावा आपका मैनेज है या आईएम, सारे आईएम्स में, ऑलमोस्ट सारे आईएम्स में ये डिग्री कराई जाती है, तो जो केवल खास एग्रीकल्चर वालों के लिए है। तो ये इस पर केवल आपका अधिकार है, ये चीज आप ध्यान रखें। तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, ठीक है दोस्तों। तो दो चीजें हमने यहाँ पे समझ ली हैं जो कि आपकी स्कोप के नजरिए से बहुत अच्छी है, सॉरी 3। अब हम बात करेंगे नंबर 4 पर जो हमारे लिए डायरेक्ट जॉब अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि एजुकेशन आपको फर्दर पढ़ाई नहीं करनी है, तो आप चाहें अगर जल्दी आप जॉब लेना चाहते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो कि एग्रीकल्चर वाले, क्योंकि दो चीज है, एक तो है नाबार्ड का आप नाम सुना होगा, नाबार्ड, ठीक है दोस्तों, दूसरा है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इनमें काफी बढ़िया सैलरी पे आपको 50 से 60 हजार रुपए प्रति माह की सैलरी पे आपको बिगिनिंग, इतनी सैलरी आपको अगर लेना चाहते हैं और बहुत अच्छे से कम तैयारी में, जो कि अगर आप पीसीएस सर्विस में तैयारी कर रहे हैं तो उसमें काफी ज्यादा मेहनत लगती है, लेकिन उसी पे स्केल पे या उससे बेहतर पे स्केल पे आपको नाबार्ड या एफसीआई में जॉब मिल सकती है। अब क्योंकि इनका मामला ऐसा है कि इनमें दूसरी फील्ड के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि इसमें काफी ज्यादा प्रश्न एग्रीकल्चर से आते हैं तो इसलिए एग्रीकल्चर वाले इसमें ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो आप यहाँ भी जा सकते हैं नाबार्ड में और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में। इसमें फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में थोड़ा एग्रीकल्चर का पोर्शन ज्यादा ही पूछा जाता है, इस चीज का आप ध्यान रखें। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि नाबार्ड या एफसीआई का जो क्वेश्चन पेपर होता है वो काफी थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपको और आसानी से कोई चीज, अगर आपकी तैयारी उतनी बेहतर नहीं है, आप और कम समय में कहीं जाना चाहते हैं, तो एक बैंक में
एओ का बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास है बैंक में। ठीक है दोस्तों, तो बैंक की जो कॉमन पोस्ट होती है प्रोविजनरी ऑफिसर या मैनेजर, तो डायरेक्ट होता नहीं, प्रोविजनरी ऑफिसर उस पर तो जाएंगे ही आप, लेकिन बैंक में एक स्पेशल ऑफिसर होता है जिसे एसओ कहा जाता है। स्पेशल ऑफिसर एसओ का फुल फॉर्म नहीं है, ये चीज आप ध्यान रखें। तो एक होता है एग्रीकल्चर ऑफिसर, एसओ का ही एक टाइप है। एओ जिसे कहा जाता है वो खास तौर पे एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई पोस्ट है, उस पर कोई और फील्ड का व्यक्ति अप्लाई नहीं कर सकता, ये चीज आप ध्यान रखें। एग्रीकल्चर ऑफिसर जिसका पेमेंट, आप तो सैलरी काफी बढ़ गई, अब 50,000 तक हो गई, पहले 40,000 हुआ करती थी, ये चीज का आप ध्यान रखें। जिसकी रेगुलर पोस्ट निकलती रहती है और बीएचयू से बहुत ज्यादा लोग इसमें सेलेक्ट होते हैं, ये चीज आप ध्यान रखें। तो अगर आप बीएचयू आते हैं तो आपका एओ यूं समझ लीजिए कि आपका ऑलमोस्ट यहाँ से बहुत आसानी से यहाँ से सिलेक्शन हो जाता है, और कई सारे एग्रीकल्चर वाले एओ की तैयारी भी करते हैं। तो इस चीज का आप ध्यान रखें कि आप बैंक में भी जा सकते हैं। बैंक में उस तरह से नहीं जैसे सभी लोग जाते हैं, आप एग्रीकल्चर वाले होने के नाते एग्रीकल्चर की पढ़ाई किए हुए व्यक्ति की हैसियत से आप बैंक में जाएंगे, तो ये चीज का आप ध्यान रखें। उसके अलावा अगला ऑप्शन आता है जो कि कई लोग इसके बारे में क्वेरी रहती है कि प्लेसमेंट, जो एक कॉर्पोरेट या फिर एनजीओ में जाने का एक चाहत रहती है किसी की कि हाथों हाथ जॉब मिल जाए, तो वो ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है। तो कॉर्पोरेट में जाने का, कॉर्पोरेट जॉब या एनजीओ भी आजकल ट्रेंडिंग में है, तो ये चीज आप ध्यान रखें कि जो प्लेसमेंट होता है यहाँ पर, तो प्लेसमेंट की फैसिलिटी बीएचयू में है, ये चीज आप ध्यान रखें। खासतौर पे अगर आप बात करें इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज या कृषि विज्ञान संस्थान में प्लेसमेंट दिलाया जाता है, जहां पर बाहर से कंपनियां आती हैं, बेयर है या मोन्सेंटो, या उसके अलावा ढेर सारी कंपनियां, उसके जीविका, बिहार जीविका, उत्तर प्रदेश जीविका, झारखंड जीविका है, तो यहाँ से ये कुछ एनजीओ वगैरह भी यहाँ पर आते हैं। तो वो अलग अलग पे स्केल पे आपकी क्वालिफिकेशंस के अनुसार, आपके रिज्यूम के अनुसार आपका इंटरव्यू लेती हैं और उसके हिसाब से आपकी सैलरी तय होती है। तो ये चीज आप ध्यान रखें, यहाँ पर भी आप 40-50 हजार प्रति माह की तनख्वाह वाली जॉब यहाँ पर पा सकते हैं, तो ये चीज आप ध्यान रखें। तो कॉर्पोरेट में जाने की भी एग्रीकल्चर में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो आप बीएससी एग्रीकल्चर को इसीलिए चुने। बहरहाल अब हम बात करेंगे, क्योंकि जो अपॉर्चुनिटी है वो तो यहाँ पर पूरी, मतलब इस मोटे तौर पर हमने बात कर ली है, इसके अलावा ढेर सारी छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज रहती हैं, और ये चीज आप ध्यान रखें कि जो चीज कॉमन है वो आप उनमें सब में आप हाथ आजमा सकते हैं। तो आप अगर सोच रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस, इतना ज्यादा माहौल है कोटा में, इतनी महंगी महंगी कोचिंग्स हैं, तो अगर बीएचयू में या फिर आप एग्रीकल्चर में आना चाहते हैं तो बहुत अच्छा, आप बिल्कुल भी हिचकिचाए ना, एग्रीकल्चर को आप चुने, और एग्रीकल्चर चुनने के बाद आपको यकीनन अच्छा, आपको जो भी आप करना चाहते हैं अच्छा माहौल मिलेगा। और खास तौर से अब मैं बात करूंगा बीएचयू में क्या खास बात है। बीएचयू में एग्रीकल्चर के साथ साथ बाकी सेक्टर्स भी मौजूद हैं। जैसे हम एग्रीकल्चर में एक चीज पढ़ते हैं, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, जिसको आईएफएस कहा जाता है, आप लोग जानते होंगे दोस्तों, आईएफएस, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम की एक खास बात रहती है कि इसमें कई सारे एग्रीकल्चर के डिसिप्लिन्स को जोड़ के, अलग अलग तरह के सेक्टर्स को जोड़ के इसमें हम खेती करते हैं। इसमें पशुपालन भी है, मधुमक्खी पालन भी है, एक तरफ मछली पालन भी है, दूसरी तरफ अलग अलग हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स भी हैं, फॉरेस्ट्री भी है, एग्रो फॉरेस्ट्री, अलग अलग तरह की चीजें उसमें आती हैं। उसी तरह से बीएचयू की हम बात करते हैं, यहाँ पे इंटीग्रेटेड एजुकेशन सिस्टम है। यहाँ पे मामला क्या है कि आप अपने विषय को तो सीखते ही हैं, इसके अलावा आपके पास कला, साहित्य, संगीत और स्पोर्ट्स, ढेर सारी चीजें आप आईआईटी वालों से भी मिलते हैं, मेडिकल वालों से मिलते हैं, तो एक अच्छा हेल्दी इन्वायरमेंट मिलता है, आपका ज्ञान में बढ़ोतरी होती है, तो एक बहुत अच्छा, इसीलिए आपको, मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग, जो लोग नहीं जानते हैं बीएचयू को, मैं चाहूंगा कि वो लोग भी जाने और उसके लिए प्रयास करें, ताकि जिस उद्देश्य से ये बीएचयू खोला गया है उसका उद्देश्य पूरा हो सके, ये चीज आप ध्यान रखें। बीएचयू में एक प्रोग्राम चलता है अर्न व्हाइल लर्न का, अर्न व्हाइल लर्न का। इसका मतलब होता है कि आप पढ़ते पढ़ते कुछ अर्न करते रहिए, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज भी, अगर कोई व्यक्ति सोच के झिझक रहा है कि हम इतने बड़े विश्वविद्यालय में जाएंगे, वहां पर बहुत ज्यादा खर्च होगा, तो तरह तरह की
मन में विचार आते हैं, कुछ असमंजस होता है, तो अगर आप इस तरह से परेशान हो रहे हैं तो इस चीज़ का आप बिल्कुल भी झिझके ना और मन लगा के तैयारी करें। बीएचयू की फीस भी बहुत कम है। नॉमिनल फीस, पहले सेमेस्टर की फीस मैं आपको बता दूं मात्र 2666 रुपया। ठीक है दोस्तों, मैं लिख के आपको बता देता हूँ 2666। ठीक है दोस्तों, और दूसरे सेमेस्टर की फीस है 160 रुपये मात्र। ठीक है, तो आप इस चीज से बिल्कुल भी मत घबराइए कि बीएचयू की फीस बहुत ज्यादा होगी। सबसे कम अगर किसी यूनिवर्सिटी की फीस है एग्रीकल्चर में तो वो है बीएचयू, और सबसे बेहतरीन एजुकेशन आपको यहाँ पे मिलेगी। इसलिए हम चाहेंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा लोग तैयारी करें और झिझके ना। ठीक है दोस्तों, तो यही मैं कहना चाहता हूँ, और बिल्कुल घबराए ना। जो भी हमारे वीडियोस, जो लेक्चर्स आते रहते हैं उनको आप रेगुलर नोट करते जाइए, उनको देखिए। अगर एक बार नहीं समझ में आता है तो बार बार देखिए। जैसा कि आपके मन में क्वेरीज थी, आपने कमेंट में लिखा, अगर और कोई सवाल आपकी हो तो वो भी कमेंट में लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और लाइक करिए। इसी के साथ धन्यवाद।